आईपीएम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। मई 2022, बहुत ही बढ़िया सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल, पास्ट ईयर पेपर का। रीड करें। PQR लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स L, M एंड N। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। L, M, N ओपनिंग स्टॉक दे रखा है इसके पास, ओपनिंग रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स दे रखे हैं इन दोनों के पास, मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट लेबर है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स दे रखी है, एरिया ऑक्यूपाइड दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। स्टॉक्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। सर जी, ये लाइन का क्या मतलब है? हर डिपार्टमेंट का जो भी स्टॉक है वो उसकी कॉस्ट पर वैल्यू होता है। स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। उस डिपार्टमेंट के लिए जो भी कॉस्ट आई है उस पर उस स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। अरे यार, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। अंग्रेजी अगर उसने लिख दी, अगर मैं कहूं तुम्हारी कंपनी में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, तो तुम क्या बोलोगे? कॉस्ट पर, कॉस्ट टू जो मुझे कॉस्ट पड़ी है उसको परचेज करने की। यही बात उसने लिखी। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। अगली लाइन ये जो है इसको स्टार मार्क करिए, डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। ये 3 स्टार जनरल है। क्या कह रहा है? द स्टॉक्स ऑफ एल आर ट्रांसफर्ड टू एम at cost plus 20% and the stocks of M are transferred to N at gross profit of 20% on sales. L M को देता है, M भी प्रोसेसिंग करता है, N को देता है। जब L M को देता है तो क्या लगाता है? 20% ऑन कॉस्ट। और जब M N को देता है तो क्या लगाता है? 20% ऑन सेल। एम एल ने जब एम को दिया तो 20% ऑन कॉस्ट, एम ने जब एन को दिया तो 20% ऑन सेल्स लगाया उसने। अदर कॉमन एक्सपेंसेस आर सैलरीज एंड स्टाफ वेलफेयर ऑफ 36,000, रेंट ऑफ 12,000। सर, सैलरी को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशियो में बांट दूंगा, रेंट को फ्लोर स्पेस एरिया के प्रोपोर्शन में बांट दूंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाकर दीजिए और 31 मार्च 2022। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत सिंपल है, एक्सेप्ट फॉर 1 पॉइंट जिसके ऊपर मैंने 3 स्टार मार्क करवाए हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट किया होता, 80% क्वेश्चन आप इजीली निकाल जाते। 80 to 90% क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर दिस 1 पॉइंटर। क्वेश्चन वही है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाकर देना है और क्या करना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। आ जाइए सर अपने पास। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे पिक करेंगे, धीरे धीरे पिक करेंगे क्वेश्चन को। हश नहीं है कोई भी जिंदगी में। लिखेंगे। इन द बुक्स ऑफ PQR लिमिटेड, दो हजार बाईस
पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट LMN, टोटल particulars, चलिए ओपनिंग स्टॉक, इनके पास आ रहा है 10,000 का, इनका 16 और इनका 64,000। मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, सर जी ध्यान से देखिएगा, ये पर्टिकुलर्स मेरे को अभी तक गिवन है, ये जो सारे हैं ये पर्टिकुलर्स मेरे को अभी तक गिवन है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, सर यहां पर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स भी हुए हैं, कैसे पता लगा? क्वेश्चन बोलता है दैट स्टॉक ऑफ एल आर ट्रांसफर टू एम एट कॉस्ट एंड दिस एंड एम एट कॉस्ट प्लस 20% एंड स्टॉक ऑफ एम आर ट्रांसफर टू एन एट ग्रॉस प्रॉफिट एट ऑफ 20% ऑन सेल्स। क्या इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स हुए हैं? सर देखिए वो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी बोलता है कि पड़ा हुआ है, दैट मीन्स इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स होते हैं। बताइए बेटा, यहां तक तो आप सबने लिख लिया, बच्चे कह रहे हैं था क्या उस पॉइंट में जिसके लिए आप इतना 3 स्टार मार्क करवा दिया आपने? मैंने कहा क्या यहां पर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स हुए हैं? हुए तो हैं। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? द आंसर इज नो। अब कैसे निकालूं? सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, बताओ भाई बताओ बताओ। सर क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, हल्का सा सवाल है, आईसीआई ने कितना सिंपल सवाल दे दिया। आप सोचकर देखो सर जी। अब जरा प्रैक्टिकलिटी में घुस रहा हूं मैं आपके साथ। एल जो है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे साथ साथ सुनते रहना, वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा अगर ये स्टोरी नहीं सुनी तो। अब सुनो सेवा, 3 डिपार्टमेंट है, एल एम और एन।
मैं एग्जाम्पल लेता हूं, लेट से एल जो है अपने पास वो क्या करता है, अपने पास कपड़ा बनाता है, कपड़ा, फैब्रिक। एम जो है उस फैब्रिक में से शर्ट्स बनाता है, और एन जो है ये मार्केट में सेल करता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एल फैब्रिक बनाता है, एम शर्ट्स बनाता है, एन जो है वो सेल्स करता है। तो सर यहां पर ये जो बंदा फैब्रिक बना रहा है ये क्या करता है, अपने पास इसकी एक फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री में मशीनें लगी हैं, फैक्ट्री के अंदर लेबर लगी हुई है साथ में जो काम कर रही है। तो आप अगर क्वेश्चन में जाकर देखेंगे तो यहां पर आपको मटीरियल कंज्यूम्ड भी दिखेगा, दैट इज यहां पर इसके पास रॉ मटीरियल भी आ रहा है, यहां पर आपके पास इसकी डायरेक्ट लेबर भी दिखेगी, और ये दोनों खर्चों से हमें क्या पता लगता है कि ये यहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब ध्यान से देखिए सर, इस क्वेश्चन के अंदर अपने बेटा बुक में देखो, क्या सेल्स का नंबर गिवन है एल के लिए? क्या एल कोई सेल्स कर रहा है? यहां पर 0 गिवन है। ओ माय गॉड, तो एल का स्टॉक जा कहां रहा है? एल अगर बना रहा है, ओपनिंग में पड़ा है, क्लोजिंग में पड़ा है, एल ने इस साल खर्चे करे हैं, तो एल का स्टॉक जा कहां रहा है? कौन सा बच्चा बताएगा मुझे? सेल्स तो नहीं आ रही है एल के पास, ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। एल का स्टॉक इवेपोरेट हो गया अपने आप, गायब हो गया अपने आप सारा का सारा। कौन सा बच्चा बताएगा एल का स्टॉक कहां गया? वेरी गुड सुप्रियो। सर एल का स्टॉक सारा का सारा कौन लेता है? एम लेता है एल का सारा स्टॉक। वेरी गुड दीप, अनुभूति, जानवी, जसराज, अंशिता, रियाज, सुजल। सर जी एल का जो स्टॉक है वो एम के पास गया, एल की कोई एक्सटर्नल सेल्स नहीं है। कार्तिक वेरी वेरी गुड, एल की कोई एक्सटर्नल सेल्स नहीं है, इट इज जस्ट अ सपोर्ट डिपार्टमेंट, वो प्रोडक्ट बनाकर आगे एम को दे देता है। तो यहां पर अगर अब मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर एक्चुअली में एक नंबर मिसिंग है, दैट इज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ओ माय गॉड सर, एग्जामिनर ने इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की तो कोई बात ही नहीं करी थी। मैंने कहा मुझे पता है बेटा, यही वो आपकी देख रहा था माइंडसेट। जब मैंने सेल्स 0 दे रखी है तो बच्चा यहां क्या निकाल देता है? क्या लॉस निकाल देता है? क्या ग्रॉस लॉस निकाल देगा क्या यहां पे? या फिर वो ये बोलेगा अरे नहीं सर ये ग्रॉस लॉस थोड़ी ना है, डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है, डिपार्टमेंट के पास ओपनिंग स्टॉक है, कपड़े बना रहा है, आगे उसका क्लोजिंग स्टॉक भी बच रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आउटफ्लो हो ही रहा होगा डिपार्टमेंट में से। ऐसे थोड़ी ना है माल बनाता है और माल सारा का सारा गायब हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है सारा माल। कहीं तो जा रहा है वो, और कहां जा रहा है? एम के पास जा रहा है। चलो अब सेम बात मैं एम के लिए भी करना चाहता हूं। ये जितना भी स्टॉक था इसने मान लो ये डब्बे बनाए स्टॉक के, और ये सारा का सारा स्टॉक आ गया एम के पास, ये डब्बे आ गए सारे एम के पास। आगे एम ने भी अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है। एम क्या करता है? जैसे ही ये कपड़े के थान उसके पास आए, इमेजिनेशन करते रहना तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे ही ये कपड़े के थान उसके पास आए, वो इनमें से शर्ट्स को काटना शुरू कर देता है, वो इनमें से शर्ट्स को काटना शुरू कर देता है। उसके पास भी अगर तुम देखोगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर लिखी है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, पर कोई सेल्स नहीं लिखी। ओ माय गॉड, अब क्या एम का भी जो स्टॉक एम बना रहा है, अब एम भी यहां पर अपने पास रॉ मटेरियल लेता है, ये तो आया ही आया है, ये तो आया ही आया है। इसके अलावा उसने रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अपने तरफ से मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगाया है। और बेटा जब वो शर्ट बनाएगा तो धागा और अदर आइटम्स भी तो लगेंगी ना, उसका भी तो रॉ मटेरियल लगेगा उस शर्ट को बनाने में। अब ये एम का स्टॉक सारा का सारा कहां गया? एम की भी कोई सेल्स नहीं दे रखी, तो एम का स्टॉक कहां गया? सारा इवेपोरेट हो गया? नहीं सर, एम का सारा स्टॉक एन के पास चला गया। जितना इसने डब्बे बनाए ये सारे कहां गए? एन के पास। बात समझ में आई? अब एन का डिपार्टमेंट देखो, एन के पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, स्टॉक रिजर्व है। एन में क्या कोई मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ है? अपनी किताब में देखो बेटा, क्या कोई मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ है?
क्या कोई डायरेक्ट लेबर लिखी हुई है? नहीं लिखी सर। तो एन एक ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है। ट्रेडर कौन होता है सर? सीए फाउंडेशन। ट्रेडर वो होता है जो माल लेता है और बेचता है, बनाता नहीं है। ये दोनों कौन थे? ये मैन्युफैक्चरर था, ये भी मैन्युफैक्चरर था। एम नहीं लिखता, इसको मैन्युफैक्चरर लिख देता। ये भी मैन्युफैक्चर करता था, ये भी मैन्युफैक्चर करता था। और एन क्या करता था? एन सिर्फ ट्रेड करता था। यानी जब एन के पास मटेरियल आता था, ये शर्ट्स बनी बनाई आ गई, ये इन शर्ट्स को मार्केट में लेकर जाता था और बेचता था। सारी की सारी सेल्स देखो किसके पास है? सारी की सारी सेल्स देखो किसके पास है? एन के पास है। सारी सेल्स एन के पास है, लेकिन एन के पास 1 रुपए की भी परचेज नहीं है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? मतलब तुम कह रहे हो खाली हाथ बैठा हूं और 1 साल के बाद 1,60,000 रुपए की सेल्स हो गई? हो सकता है प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली तो छोड़ो। तो सर जी कहने का क्या मतलब है? हमने पहला पड़ाव किया है अपने पास कि यहां पर हो रहे हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। एल जो है एम को देता है, एम जो है एन को देता है, एन जो है इन शर्ट्स को लेकर मार्केट में जाता है और इनकी सेल करता है। पहला पड़ाव अभी अभी हमने क्लियर किया है। दिस इज द फर्स्ट लेवल। बच्चे ने कहा इस क्वेश्चन में क्या है? अभी रुको तो सही, एक लाइन में देखना, आईसीआई ने बवाल कर दिया। एक लाइन से सिर्फ पहला पहला पड़ाव क्लियर हुआ। हाँ सर। अब मैं इधर आता हूं। अब सर जी यहां पर मेरे पास इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स के नंबर नहीं है। मतलब एल ने जो ट्रांसफर किया और एम ने जो ट्रांसफर किया वो नंबर नहीं है। वो नंबर मुझे निकालने पड़ेंगे। वो नंबर मुझे निकालने पड़ेंगे। बोलो कैसे निकालूं? बताओ सर। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, हलवा सवाल है। बताओ कैसे निकालूं नंबर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स का? आओ जरा वर्किंग नोट पे आओ। ये सेवा वाला पहले हो गया है, इसको काट देंगे बीच में से। वर्किंग नोट बनाना शुरू करिए। मेरे को 2 पेजेस ऊपर फेयर वर्क के लिए चाहिए, उनको हाथ मत लगाना। उसके बाद अगर सेवा लिख दी है तो वर्किंग नोट उसके अगले पेज से, क्योंकि सेवा में अभी और पॉइंटर्स आएंगे। तो सेवा के नीचे से मत शुरू कर देना, अगले पेज से, फ्रेश पेज से वर्किंग नोट। कंप्यूटेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। कंप्यूटेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। सबसे पहले एल टू एम का ट्रांसफर निकालते हैं। एल टू एम का ट्रांसफर निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड कितना होगा? कैसे निकालूं? क्या बोल दूं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ स्लैश डाल के लिख देना डायरेक्ट लेबर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग में मेरे पास था 10,000 का माल। मैंने कोई परचेज करा, ये परचेज यानी मटेरियल कंज्यूम्ड वाला नंबर लिया। द आंसर इज यस। एडिशनल रॉ मटेरियल लिया मैंने। क्या मैंने लेबर लगाई? बिल्कुल लगाई। और ये सब तो मेरी कॉस्ट आई थी बनाने की। इसमें से आज भी 10,000 रुपए का माल मेरे ही गोडाउन में पड़ा है। तो बोलो कितने कितने कॉस्ट का प्रोडक्ट मैंने ट्रांसफर कर दिया होगा एम को? 50,000 रुपया। वैल्यू ऑफ ट्रांसफर क्या होगी? अरे ये तो कॉस्ट थी, लेकिन कॉस्ट के ऊपर तुम अपने पास मार्कअप भी तो जोड़ते थे। एल आर स्टॉक ऑफ एल आर ट्रांसफर टू एम एट कॉस्ट प्लस 20%। मार्जिन कौन लगाएगा? तुम फ्री में थोड़ी ना देते थे उसको।
तो कितना हुआ 20%? 10,000। वैल्यू ऑफ ट्रांसफर क्या निकला? 60,000। बात समझ में आई? सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं बात करूं M2N की, M2N की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे निकलेंगे? ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले M के पास जो पड़ा हुआ था, प्लस मटेरियल M ने जो अपनी जेब से लगाया है, प्लस डायरेक्ट लेबर, प्लस ट्रांसफर फ्रॉम L, लेस क्लोजिंग स्टॉक। और सर आपने यहां पर ट्रांसफर फ्रॉम L क्यों लिखा है? सोचो, चलो मैं अभी नहीं बता रहा, आप बताएंगे मेरे को। सारी चीजें अगर सर ही बता देंगे तो बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे फिर? हमारी क्लास के बच्चे बेटा होनहार हैं, हमारी क्लास के बच्चे रट्टू थोड़ी हैं। वेरी गुड दीप, वेरी गुड अनुभूति, वेरी गुड सुमित, जसराज, अंशिता। सर जी अभी अभी आपने यही बताया था कि M L से परचेस करता है, वो मार्केट से भी कुछ मटेरियल खरीदता है और L से भी कुछ मटेरियल खरीदता है। सारा वो खुद ही नहीं खरीद, मतलब खुद ही सारा अपने आप नहीं बना रहा। वो दूसरे डिपार्टमेंट से 60,000 रुपए का माल खरीद के आया, मार्केट से भी 40,000 रुपए का माल खरीद के आया, तो दोनों ही तो उसकी परचेज हैं। अगर मटेरियल कंज्यूम्ड, वो जो मार्केट से खरीद कर ला रहा है और मटेरियल कंज्यूम किया है वो उसकी कॉस्ट है, तो जो एल से खरीद कर ला रहा है वो भी तो उसकी कॉस्ट है। क्या बोलोगे नहीं नहीं वो कॉस्ट नहीं है, जो तुमने खरीदा है बस वही कॉस्ट है, बाहर से जो खरीदा है इंटर डिपार्टमेंट वाली कॉस्ट नहीं होती है? ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई बच्चा। मैंने पीछे वाले डिपार्टमेंट से खरीदा या बाहर से खरीदा, दोनों मेरे लिए कॉस्ट है। कॉस्टिंग वाले सर भी यही सिखाते हैं, जो आप परचेस कर लाए वो आपकी कॉस्ट। बात समझ में आ गया? वो इंटर डिपार्टमेंटल हो या बाहर से खरीद कर लाए हो तुम, उसमें से मतलब जितना तुमने यूज कर लिया। जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो एक्चुअली में मैंने कंजम्पशन ही निकाली है। मैंने कहा भैया इतना अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं। आगे हमने कहा ये तो सर वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर, ये तो कॉस्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड? ये तो सिर्फ कॉस्ट निकली है साहब, 96,000। अब लोडिंग देखिए, स्टॉक ऑफ M आर ट्रांसफर्ड टू M एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। 1/5 ऑफ सेल, कौन सा बच्चा बताएगा मेरे को? सर 1/5 ऑफ सेल कॉस्ट का कितना होता है? मेरे को तो बेटा भूल गया है, बिल्कुल ही बिल्कुल। मेरे को लग रहा है मेरे को बादाम खाने पड़ेंगे, मैं तो बिल्कुल भूला पड़ा हूं। 20% ऑफ सेल कॉस्ट का कितना होता है बेटा? कौन सा बच्चा बताएगा? कौन सा बच्चा फर्स्ट आएगा? वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड एवरीवन। जसराज, जानवी, अंशिता, कार्तिक, अनुभूति, सुप्रियो, सुमित, रियाज। सर जी ये होता है 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेल। तो 1/4 कितना होता है? 25%। निकालें जरा 25% इसका। दिस इज 24,000, 24 प्लस 96 इज 1,20,000 का इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ है। ये तो पहला पड़ाव अभी गया है, ये क्वेश्चन का पहला पड़ाव था, अभी तो दूसरा आना है, वो इससे भी ज्यादा मजेदार है। ये तो सिंपल सा था। ये क्या था? ये सेल वैल्यू निकाली है तुमने, ओपनिंग परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सेल की वैल्यू, ट्रांसफर की वैल्यू निकाली है। और किया क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं किया। सर अब जरा अपने सवाल पर वापस आऊं, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को तो। सर एल का ट्रांसफर आ रहा है 60,000,
M का ट्रांसफर आ रहा है 1,20,000, N में तो वैसे ही सेल्स आ रही है, तो ये हो गया 1,80,000। सर जी, क्या एक्सपेंस साइड पर भी लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा यार, ऐसा हो सकता है नहीं लिखोगे? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। अब एल ने जो बेचा 60,000 का, अपना सेल दिखाई, वो एम के लिए कॉस्ट बनेगी, और एम ने जो बेचा वो एन के लिए कॉस्ट बनेगी। ओ माय गॉड, किसी बच्चे को इस बात में कोई डिस्प्यूट तो अभी रेस कर दे कि 60,000 पे आपने एल के कॉलम में क्यों नहीं लिखे डेबिट साइड पे। फिर तो बेटा नेट ऑफ हो जाता, उसका मतलब ये हो जाता एल ने एल को ही बेच दिया, एल ने एल को ही बेच दिया। ऐसे काम तो नहीं होते ना, एल एम को बेचता है तो एम की परचेज आएगी। पहला पड़ाव था ये। निकालो जी ग्रॉस प्रॉफिट। सर उस एक लाइन से क्या फर्क पड़ता है? अभी तो पहला फर्क देखा है तुमने, अभी तो आगे देखो वो एक लाइन कैसे पूरी स्टोरी बदल देगी। डन। 10, 24, 12 एंड 46,000। चलो जी आगे इधर आओ। ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखिए। ये बेटा सीधा पहली बार सवाल आईसीआई ने एग्जाम में पूछा। थोड़ी सी नाइंसाफी थी मई 2022 वालों के लिए, बट क्या कर सकते हैं। चलिए इसके बाद वो क्या बोलता है, कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मटेरियल कंज्यूम हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, क्लोज स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया। आगे एक्सपेंसेस दे रहा है सैलरी के और स्टाफ वेलफेयर के। सैलरी और स्टाफ वेलफेयर के खर्चे दे रहा है, कितने हैं भाई खर्चे? 36,000। और रेंट का खर्चा दे रहा है, वो कितना है? 12,000। रेंट को किसके प्रोपोर्शन में बांटना है? रेंट को एरिया ऑक्यूपाइड की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज 5:3:2। ये कितना आ गया? 10। तो 1200 का डिवीजन है 6, 36, 24। और स्टाफ वेलफेयर को किस की रेशियो में डालना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। 3:2:1। 6 आ गया, तो 6 माने ये हो गया 18, 12 और 6। और यहां पर मेरे पास निकल कर आया नेट प्रॉफिट। अरे सर ये तो बड़ा सिंपल सा था, आपने कहा था अभी एक और आएगी चीज। मैंने कहा बेटे अभी क्वेश्चन कहाँ कंप्लीट हुआ है। ओ तो ये बात है।
बेटे जल्दबाजी मत करो। ओह, ये तो नुकसान आ रहा था, ये तो लॉस आ रहा था। 24,000 इधर टोटल बन रहा है। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। निकालो निकालो, अपने आप निकालो। 24,000 रुपये का टोटल है। यहाँ पर तो एल को तो नेट लॉस दिख रहा है। 14,000 रुपये का लॉस आ रहा है। और ये आ रहा है 24 में से 15,600, 8,400 का प्रॉफिट आ रहा है। और 12,000 रुपये में से 3,600, इन दोनों का टोटल 12,000 और यहाँ पर 14,000। एक बार बेटा चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन तो ठीक करी है ना, कहीं से कोई गलती तो नहीं कर दी। प्लीज़ चेक वंस। प्रॉफिट 8,400 और 3,600 है, सुप्रियो सही है। और ये लॉस 14,000 ही आ रहा है। एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि कोई मिस्टेक इधर से तो नहीं हुई है मेरे एंड से। कोई बच्चा तो कंफर्म करो, 14,000 का लॉस। नालायक, हाँ सुप्रियो ने बताया है बस, बाकी सारे नालायक। चलिए, यहाँ तक डन हो गया है। आगे अपने पास हमने क्या बोला था सर जी, स्टॉक रिजर्व की जब भी बात आती है तो कंबाइंड पीएनएल भी बनता है। कंबाइंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड देखो 31 मार्च 22, पर्टिकुलर्स अमाउंट, हाँ जी, यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट डिपार्टमेंट एम, डिपार्टमेंट एन, ये आ रहा है 8,400, ये आ रहा है 3,600, ये आ गया 12,000। और ये आ रहा है लॉस डिपार्टमेंट एल का 10,000, और नहीं 14,000। कंफर्म कर लो, यस सर जी। इसके बाद इसके बाद अच्छा ओके। सर जी इसके बाद ओपनिंग स्टॉक रिजर्व रिवर्स होता है और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री डलती है। यहां लिखिए स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व जो होता है वो रिवर्स होता है। कितना दे रखा है? 4,000 प्लस 6,000, 10,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक रिजर्व दे रखा है। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री डलती है, मतलब उतना जो प्रॉफिट होता है वो हम रिवर्स करते हैं। बनाइए वर्किंग नोट नंबर 2। ये नंबर निकालना है कितना है, बस ये निकालकर सवाल पैक है। आखिरी जो आपका पड़ाव है और कुछ नहीं है, दो ही जगह था, एक इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर और एक ये स्टॉक रिजर्व निकालना है। यहां तक लिख लें तो मेरे को बता दीजिएगा, फिर उसके बाद मैं अपनी जो बातें हैं उनको शुरू करूं।
डन सर। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 1 के नीचे वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर फ्रॉम एल टू एम की, ट्रांसफर फ्रॉम एल टू एम की। लिखिएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है एम का, टोटल क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे कितना है एम का। सर वो गिवन है 40,000। सर जी मेरा एक सवाल है, मेरे को स्टॉक रिजर्व निकालना है। अभी तक जितने भी हमने सवाल करे थे वहां पर यह लिखा होता था that 75% of the closing stock represents the goods that are received from the previous department. 50% of the closing stock represents the goods that are received from the previous department. तो आप क्या बोलते थे कि सर इस स्टॉक के अंदर 50% उस डिपार्टमेंट का है, तो आप यहां पर क्या बोला करते थे, आप कहते थे क्लोजिंग स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एल। आप यहां पर क्या करते थे, यहां तक एल तक लिखना। आप क्या करते थे, अगर क्वेश्चन ने दिया होता था 50%, तो आप इसको 50% कर बोलते थे कि 20,000 रुपए का स्टॉक जो है वो मुझे एल से आया है, और इसके लिए आप क्या बोलते थे, 20,000 रुपए के ऊपर आप स्टॉक रिजर्व निकाल देते थे। बोलो हाँ या ना। आप क्या बोलते थे, 20,000 के ऊपर स्टॉक रिजर्व मैं निकाल दूंगा। कितना परसेंट लगाता था वो, 20% ऑन कॉस्ट। तो आप कहते थे अगर ये 120% है तो बोलो 20% कितना स्टॉक होगा, और आप यहां पर इसका नंबर निकालकर क्लोज कर देते थे। यही किया था आज तक, यही सवाल थे आज तक। इस सवाल में नया क्या आया, इस सवाल में आईसीआई ने ये नंबर उड़ा दिया, कितना परसेंट पिछले डिपार्टमेंट का है, ये नंबर उड़ा दिया, और कहा तुम ढूंढो, हम नहीं बताएंगे। सर जी ये तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, जब तक हमें यह ना पता हो कि कितना स्टॉक पिछले डिपार्टमेंट का है, हम स्टॉक रिजर्व बना कैसे दें। हम 40,000 पर तो बना नहीं सकते। कोई बच्चा अगर क्लास में बैठा यह सोच रहा है कि मैं पूरे 40,000 पे स्टॉक रिजर्व बना देता हूं, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सर कुछ तो टेक्निक लगानी पड़ेगी, कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा एक रास्ता है मेरे पास। तुमने कहा बताओ सर। मैंने कहा देखो इधर आओ, जरा अपने पास अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आओ, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आओ। बेटा ये ओपनिंग स्टॉक की कहानी तो ऑलरेडी वो स्टॉक रिजर्व के साथ कर रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक को तो साइड कर दो, वो इस साल में आया ही नहीं है। जितना भी ओपनिंग स्टॉक था वो ऑलरेडी सेल हो गया है, खत्म हो गया है, ट्रांसफर हो गया है, इसकी कहानी तो खत्म। मैंने कहा इस पीरियड की बात करते हैं। इस पीरियड में डिपार्टमेंट एम ने अपनी तरफ से कितनी कॉस्ट इनकर करी है, अपनी तरफ से अदर देन एल से खरीदने की बजाय एक्सटर्नली कितना खरीदा है। तुमने कहा 50,000 रुपए का 40,000 रुपए का मटेरियल और 20,000 रुपए की लेबर। तो एम ने अपनी तरफ से 60,000 रुपए का खर्चा किया है इस पीरियड में, अदर देन जो उसने एल को पे किया है। मतलब एक्सटर्नल पार्टी को जो पे किया है एम ने, एक्सटर्नल पार्टी को 60,000 पे किया है। मैंने कहा एम को एल को कितना पे किया है। तुमने कहा एल को भी 60,000 पे किया है। इमेजिनेशन चलनी चाहिए। एम जब अपना स्टॉक बना रहा था, एम जब अपना स्टॉक बना रहा था, अब मैं सेवा में ले आया, तो 60,000 रुपए का माल एम ने एल से खरीदा, और ये तो था इंटर डिपार्टमेंट वाला, और एक्सटर्नल वाला जो आ रहा था वो भी 60,000 रुपए का आ रहा था।
तो टोटल माल जो इस पीरियड में एम ने खरीदा है वो खरीदा है 1,20,000 रुपए की वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस एम ने इनकर करे हैं। क्या ये देखकर मैं प्रोपोर्शन निकाल सकता हूं कि अगर एक भी यूनिट तैयार हुआ होगा, अगर 50% माल एल से आता था, 50% माल बाहर से आता था, अगर एक सिंगल यूनिट तैयार होगा तो उसके अंदर भी यही प्रोपोर्शन होगा, 50% एल से आने वाली कॉस्ट और 50% एक्सटर्नल से आने वाली कॉस्ट हर एक यूनिट पर। अरे ये शर्ट बनती है, मान लो इस शर्ट के ऊपर जो कॉलर लगते हैं, जो बटन्स लगते हैं, जो धागा लगता है वो बाहर से आता है। एल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कपड़ा देता है, वो सिर्फ कपड़ा देता है, बेयर फैब्रिक देता है बस। तो 50% हर एक शर्ट बनाने के लिए कॉलर भी लगेगा, बटन भी लगेगी, धागे भी लगेंगे, ये कफ्स भी लगेंगे, इनके बिना शर्ट नहीं बन सकती। तो हर एक शर्ट बनाने के लिए 50% इस शर्ट की कॉस्ट में 50% इज द कॉस्ट दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एल एंड 50% इज एक्सटर्नली। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पर आकर कि सर अगर मेरे को ये प्रपोर्शन, अब मैं अपने वर्किंग नोट में वापस आ गया, मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एल, मैं क्या बोलूं, टोटल था 40,000। सर इसमें से टोटल कॉस्ट जो मुझे आई थी 1,20,000 रुपए की आई थी, लेकिन उसमें से 60,000 रुपए की ऐसी कॉस्ट थी जो एल से आ रही थी, मुझे प्रपोर्शन मिल गया मेरे को 50% का। तो यहां पर मेरा कितना बना क्लोजिंग स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एल। मेरे को प्रपोर्शन निकालनी थी। अभी तक एग्जामिनर क्या कर रहा था, क्वेश्चन में डालकर दे रहा था। मई 2022 वालों के लिए पहली बार उसने इसको हटा दिया और कहा तुम खुद प्रपोर्शन निकालो। और अगर अब मेरे को स्टॉक रिजर्व निकालना है तो मेरे को यह पता लग गया मेरे टोटल स्टॉक में 20,000 रुपए का स्टॉक ऐसा है जो एल ने दिया है। तो मेरे को यह पता लग गया ये 20,000 का स्टॉक एल का आया हुआ स्टॉक है। तो इसको रिवर्स कैलकुलेट कर 1/6 करो जरा। 3 3 3 4 या 3 भी रख सकते हो इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 3 कर देता हूं। पहला स्टॉक रिजर्व जो एल से एम को गया है वो ये है। बेटा मजा आना चाहिए, आज मैच्योरिटी आ रही है, आज जो है कुछ नया सीख रहे हैं। बड़े दिनों से सर हम प्रैक्टिस कर रहे थे, नया तो रोज ही सीखते हैं, लेकिन आज अपने दिमाग को एक नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अब कहानी यहां नहीं खत्म होती, अगला ट्रांसफर भी है। ट्रांसफर फ्रॉम एम टू एन, ट्रांसफर फ्रॉम एम टू एन, पर्टिकुलर्स अमाउंट, टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है एन के पास, देखना जरा, 10,000 रुपए का। टोटल क्लोजिंग स्टॉक एन के पास 10,000 रुपए का पड़ा हुआ है। एन अभी अभी हमने कहा था कि एक ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है। जरा ऊपर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आना। क्या एन ने कोई कॉस्ट इनकर करी है? ओपनिंग को तो छोड़ दो, ओपनिंग जो आया उसका स्टॉक रिजर्व ऑलरेडी बन रखा है, उसका रिवर्सल हमने डाल दिया है, वो क्वेश्चन नहीं दे दिया है स्टॉक रिजर्व। क्या एन ने अपने पास कोई कॉस्ट इनकर करी? नहीं, तो ये आया 0। प्रपोर्शन क्या बन रहा है? मतलब एन के पास जो भी है वो सब एम का दिया हुआ है। मतलब जितना भी स्टॉक पड़ा है, द एंटायर स्टॉक इज फ्रॉम एम ओनली। देखो यहां पर इसने अपना कुछ भी नहीं बनाया, जो इसके पास आया वो सब एम का ही दिया हुआ था। कैसे पता लगा? देखो जरा, यहां पर इसने अपनी कॉस्ट इनकर करी थी 60,000 एल से लिया था। यहां इसने खुद 0 इनकर किया है, सब कुछ एन से लिया है, एक्सटर्नल से तो कुछ लाया ही नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जितना भी ये क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ये सब किसकी देन है? एम की देन है। क्या हो मेरे साथ, या गाड़ी छूट गई, सपनों की दुनिया में चले गए? क्लोजिंग स्टॉक
रिसीव्ड फ्रॉम एम, 100% स्टॉक एम का ही दिया हुआ है, तो स्टॉक रिजर्व कितना बनेगा? स्टॉक रिजर्व कितना बनेगा? 20% ऑन सेल प्राइस। ये क्या करता है? 20% ऑन सेल, देन यानी कि जो स्टॉक आ रहा है, स्टॉक रिजर्व आ रहा है, वो आ रहा है 2000 रुपए का। इसको लिख लो ए, इसको लिख लो ए। जो स्टॉक रिजर्व आ रहा है वो आ रहा है 2000 रुपए का, इसको लिख लो ए। आगे आगे सर जी, अगला पॉइंट देखते हैं। मैंने कहा अगर मैं एम के दिए हुए माल में से एम का लोडिंग हटा दूं, तो बोलो क्या यहां पर यह निकाल सकता हूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड बाय एम, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स किसके लिए है? डिपार्टमेंट एम के लिए। क्या ये निकाल सकता हूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड बाय डिपार्टमेंट एम। अगर 8000 के गुड्स थे, 2000 की लोडिंग थी, 10,000 का ट्रांसफर हुआ, और अगर 10,000 रुपए में से लोडिंग हटा दिया तो मतलब 8,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने ट्रांसफर करे हैं। अब जरा आओ सेवा में। एम ने यहां पर क्या किया था? एम के पास जो माल बना था, ये 1,20,000 रुपए का टोटल माल आया था। इसमें से जो इसने गुड्स ट्रांसफर करे थे, अब सोचकर देखना, इसका जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था, क्लोजिंग स्टॉक था 40,000 रुपए का। मैं कह रहा हूं बेटा, लेट से एम ने, अब ये एन का 10,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, ये 10,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें से तो मैंने ये स्टॉक रिजर्व 2,000 वाला माइनस कर दिया, तो वो 8,000 की जो कॉस्ट आ रही है वो किसके लिए आ रही है? एम के लिए आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर इस 40,000 रुपए में एम के एल का एक प्रपोर्शन होता है, क्या इस 8,000 रुपए में भी एल का दिया हुआ एक प्रपोर्शन होगा? यस और नो? कपड़े से शर्ट बनी है, शर्ट बनाते हुए कपड़ा एल ने दिया था, 20% ऑन कॉस्ट लगाया था, क्या वो मार्जिन इस 8,000 में इंक्लूडेड है? पहले तो इमेजिनेशन आनी चाहिए। इस 8,000 रुपए में दो एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, एक है जो एल से आता है, एक है जो एक्सटर्नली आता है। टोटल 8,000 रुपए की कॉस्ट बनती है, किसके लिए? एम के लिए। एम इसके ऊपर 2,000 का मार्जिन लगाता है और 10,000 रुपए का एन को बेचता है। अगर मैं मार्जिन एम का हटा दूं, दिस इज द मार्जिन ऑफ एम, तो ये जो कॉस्ट निकल कर आ रही है एम के लिए वो 8,000 आ रही है। लेकिन इस 8,000 रुपए में भी 50-50% प्रपोर्शन होगा। इस 8,000 रुपए में भी 50-50% प्रपोर्शन होगा। द आंसर इज यस। तो क्या इस 8,000 रुपए में भी जो एल का आया हुआ माल है 4,000 रुपए का, क्या उसके ऊपर मुझे लोडिंग निकालनी पड़ेगी? क्योंकि वो भी अभी तक मेरी कंपनी में ही पड़ा हुआ है। एम से बेशक एन के पास चला गया, एन से बेशक दूसरे डिपार्टमेंट के पास चला जाए, लेकिन जब तक एक्सटर्नल सेल्स नहीं होगी वो मेरा स्टॉक रिजर्व ही गिना जाएगा। सर जी, ये था इस क्वेश्चन का हाईलाइट। जिन बच्चों ने बोला कि सर क्या है इस सवाल में, सिंपल सा तो है, एक लाइन से क्या कर दिया आईसीआई ने? ये कर दिया आईसीआई ने एक लाइन से। सिर्फ एक लाइन थी जहां मैंने 3 स्टार मार्क करवाए थे, एक लाइन से उन्होंने बच्चे की पूरी नॉलेज का निचोड़ ले लिया। अब नीचे आओ। सर दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट आर ट्रांसफर्ड बाय एम, यहां पर हम लिख रहे थे, इसके नीचे लिखिए वैल्यू ऑफ
स्टॉक ट्रांसफर्ड बाय एल, वो कैसे निकलेगा? इस 8,000 रुपये में वही 50-50% का प्रपोर्शन होगा। सर 4,000 रुपये का वैल्यू ऑफ स्टॉक आया, तो स्टॉक रिजर्व कितना निकलेगा फॉर एल? ये एल का स्टॉक रिजर्व है। अब 4,000 रुपये पर 120 और ऊपर 20, 4,000 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 667, विच इज 667। तो टोटल स्टॉक रिजर्व, अगर अब मैं बात करूं टोटल स्टॉक रिजर्व की, तो एल और एम के लिए कितना कितना बनेगा? टोटल स्टॉक रिजर्व फॉर डिपार्टमेंट एल एंड डिपार्टमेंट एम, एल के लिए था 3333 जो ऊपर से आया था, प्लस 6667, और डिपार्टमेंट एम के लिए कितना था? 2000। तो ये एल का कितना बनकर आया? 666, ये हो गया 4000 और ये हो गया 2000। टोटल स्टॉक रिजर्व इज इक्वल्स टू ₹6,000। दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मई 2022 में। एक बार अगर ये कर लो तो एग्जाम में करना आसान है, लेकिन अगर क्लास में नहीं किया ना, एग्जाम में ये सपना आएगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना है। जब तक क्लास में बैठकर इस पर दिमाग नहीं लगाया ना, मैं शर्त से कह सकता हूं एग्जाम में जाकर तुम कुछ भी कर लो, इतना दिमाग तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा इतना दिमाग लगाने के लिए। जब तक ये क्वेश्चन 5 बार हाथ से नहीं निकलेगा ना, तब तक ये क्वेश्चन एग्जाम में जाकर निकलेगा नहीं, अगर आ गया तो। अब रीड कर लो ऐसे सवालों को। सर हमने रीड किया है आंसर को। हाँ बेटा रीड कर लो। ये आया है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। रीडिंग से अगर अकाउंट्स हो जाए ना, तो फिर तो बात ही क्या है। फाइनल नेट प्रॉफिट निकाल दो। 20 आ रहा है, 22 आ रहा है। फाइनली मेरा जो नेट प्रॉफिट बनकर आ रहा है वो बनकर आ रहा है 2000। क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन को आप अपने आप घर पर सॉल्व करेंगे कम से कम 3 टाइम्स, मिनिमम 3 टाइम्स यू आर गोइंग टू राइट दिस आंसर। अंडरस्टैंडिंग ले लेकर कि एल से एम में गया, एम से एन में गया, फिर बैक कैलकुलेट करते हुए आए। एन के अंदर पहले एम का स्टॉक रिजर्व हटा, फिर एम के कॉस्ट के अंदर 2 प्रपोर्शन थे, एक एल का था एक एम का था। एल से आया हुआ जो स्टॉक रिजर्व था, जितना स्टॉक था उसके ऊपर स्टॉक रिजर्व फिर से बनाया। बात समझ में आई? बेटा ये सपने क्लास में देख लो, एग्जाम में नहीं आएंगे सीधे। एग्जाम में तो नाइटमेयर्स आएंगे, ये प्यारे प्यारे सपने क्लास में ही लगेंगे।